बेटा पिता से बाइक लेने के लिए कह रहा था तो बेटी अपने ऑफिस जाने के लिए सिक्योरिटी की डिमांड कर रही थी। तभी एक दिन अचानक से जिस दिन उनके पिता को सैलरी मिलने वाली थी उसी दिन पिता घर से गायब हो जाते हैं। क्या होता है इस कहानी में इससे आगे और यहाँ तक ये कहानी कैसे पहुँचती है, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया का नाम किशन लाल है, जो कि एक कारखाने में काम किया करता है और अच्छी खासी सैलरी उसे मिला करती है। किशन लाल के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। एक बड़ा लड़का है, एक उससे छोटी लड़की है और एक सबसे छोटा लड़का है। उसके दोनों लड़के पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नौकरी करने के लिए जाया नहीं करते हैं। अपने पिता से पैसे लेकर उनको खर्च कर दिया करते और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो बेटी है वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक कोचिंग सेंटर में जाया करती है। वहां पर वो नौकरी तो किया करती है जिसकी उसे सैलरी भी मिलती है, लेकिन भाइयों के ना कमाने की वजह से वह भी अपने पैसों को अपने ऊपर खर्च कर लिया करती है और थोड़ा बहुत रुपया उल्टा अपने माता पिता से लेकर वहां पर कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए जाया करती है। किशन लाल जी किराए के मकान में रहा करते हैं और अपने बेटों की ऐसी हालत देख के वो मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटों को इसलिए पढ़ाया था ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी कर सके और उसको बुढ़ापे में सहारा मिल सके। लेकिन किशन लाल और उनकी पत्नी शारदा काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और उनके बच्चे उन्हें सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ ही दिनों की सर्विस किशन लाल जी की बची है और इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित रहा करते हैं। एक दिन किशन लाल अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि शारदा, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे बच्चों की जिंदगी कैसी रहेगी। आगे आने वाले समय में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शारदा देवी भी इसमें क्या कर सकती थी, क्योंकि उसने कई बार अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी भी काम को नहीं किया करते हैं। बड़ा बेटा जो गाड़ी चलाना अच्छी तरह से जाना करता था, उसके पास एक नौकरी का ऑफर आता है जिसमें एक सेठ की गाड़ी चलानी थी और उसके लिए वो मना कर देता है। कहता है कि मैं आपकी गाड़ी क्यों चलाऊंगा, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। इधर जो छोटा बेटा था वह अपने पिता से खर्चे के लिए पैसे ले जाया करता और इधर उधर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमा करता। तभी एक दिन अचानक से शाम को पूरा परिवार बैठा हुआ था और किशन लाल का बड़ा बेटा उनसे बाइक के लिए कहने लगता है। कहता है कि बाबूजी, अब हमें एक बाइक चाहिए होगी, क्योंकि हम दोनों बाइक चलाने लायक हो गए हैं और कहीं पे आने जाने के लिए बाइक तो चाहिए ही होगी। ऐसा कहकर वो बाइक की डिमांड कर देता है और यह बात जैसे ही उनकी बहन सुनती है तो वो भी अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, इससे अच्छा तो आप मुझे स्कूटी दिला दीजिए। मैं रोज कोचिंग सेंटर पे जाया करती हूँ तो कम से कम स्कूटी से चली जाया करूंगी और मेरा किराया भी नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर किशन लाल मन ही मन बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों बच्चों की बात के लिए हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है बेटे, लगभग 2 महीने बाद तुम्हें बाइक दिला दूंगा और तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा। दोनों सवारियों को एक साथ में ले लेंगे और उनका लोन करवा देंगे। धीरे धीरे पैसा मैं चुकाता रहूंगा और तुम लोग उन सवारियों को चलाते रहना। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसे सैलरी मिलने वाली थी और अगले ही दिन वो सभी लोग बाइक और स्कूटी निकलवाने के लिए जाने लगे थे। बड़े लड़के ने एजेंसी पर जाकर बाइक के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। केवल उनके पिता की सैलरी का कुछ हिस्सा उन्हें देना था डाउन पेमेंट के रूप में और उसके बाद वो एक बाइक के मालिक बन जाते। इधर जो बहन थी उसने भी एक शोरूम में जाके पता कर लिया था अपनी स्कूटी के लिए और वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। अब जिस दिन उनके पिता किशन लाल को सैलरी मिलने वाली थी उस दिन अचानक से किशन लाल जी कहीं गायब हो जाते हैं और रात को काफी ज्यादा देर हो गई थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए थे। अब जैसे ही बेटे देखते हैं कि पिताजी घर नहीं आए हैं और बेटी भी ये बात नोटिस करती है तो वो लोग अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ, बाबूजी कहाँ है, आप उनके पास फोन कीजिए क्योंकि आज उन्हें काफी ज्यादा देर हो गई है। इसके बाद जो माँ होती है अपना फोन निकालती है और फोन निकालने के बाद अपने पति के पास फोन मिला देती है, लेकिन किशन लाल जी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब जैसे उसका फोन स्विच ऑफ जाता है तो माँ इस बात को अपने बच्चों को बताती है और कहती है कि तुम्हारे पिता का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। इसके बाद बच्चे भी अपना फोन निकालते हैं और अपने पिता के पास फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन सच में ही स्विच ऑफ जा रहा था। तभी माँ अपने बड़े बेटे से कहती है कि बेटा तू ऐसा कर, कंपनी जा और जाकर पता कर कि तुम्हारे पिता वहां से कब के निकले हैं और वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद बड़ा बेटा वहां से कंपनी के लिए निकल जाता है और अपने पिता को ढूंढकर आने लगता है। इसके बाद वह छोटे बेटे से
एक और जगह के लिए बताते हैं जहां पर अक्सर उसके पिता बैठ जाया करते थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो उस जगह के बारे में बताकर वह छोटे बेटे को वहां पर भेज देते हैं। अब घर के अंदर माँ बेटी बच गई थी। इसके बाद शारदा जी अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटी, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, तुम्हारे पिता के बारे में उन लोगों से बताकर आती हूँ और वो लोग शायद तुम्हारे पिता को ढूंढ देंगे। ऐसा कहकर शारदा देवी भी पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई थी और थोड़ी देर बाद पूरा परिवार वापस से आ जाता है, लेकिन किसी को भी किशन लाल जी के बारे में कोई भी पता नहीं था। इसके बाद पूरा परिवार परेशान होने लगता है और सभी लोग अपने अपने बारे में बता देते हैं। जो किशन लाल का बड़ा बेटा था वो कहता है कि वहां से तो काफी देर पहले पिताजी निकल गए थे, लेकिन यहां तक क्यों नहीं पहुंचे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इधर जो छोटा बेटा जहां पर गया था वहां पर भी उन लोगों ने बताया कि किशन लाल जी आज यहां पर नहीं आए हैं। इसके बाद शारदा देवी कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस वाले कह रहे थे कि 2-3 दिन तक आप इंतजार करो, हो सकता है किसी रिश्तेदारी में गए हो, अगर वहां से वापस नहीं आते हैं तो हम आपके पति को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। इस बात को सुनकर पूरा परिवार घर के अंदर मायूस सा बैठ जाता है। तभी जो किशन लाल जी का बड़ा बेटा होता है वह अपनी माँ से खाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी उनकी माँ बताती है कि बेटा, आज उनको सैलरी मिलने वाली थी और आज सैलरी में से कुछ पैसे देने के बाद वो राशन लाने वाले थे, तो घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बनाकर मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। ऐसा कहते हुए शारदा देवी के चेहरे से मायूसी साफ साफ झलक रही थी। अब सभी बच्चे इस मायूसी को देख लेते हैं और उसके बाद छोटा बेटा किचन के अंदर जाता है और वहां पर राशन को देखने लगता है। सच में उस घर के अंदर कोई भी राशन नहीं था। अड़ोस पड़ोस वालों को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग भी वहां पर आकर उनके बारे में जानने लगते हैं। तो सभी लोगों को बता देते हैं कि वो गायब हो गए हैं और पुलिस ने कहा है कि 2-3 दिन के बाद हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हो भी सकता है कि वो कहीं रिश्तेदारी में गए हुए हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि आपने रिश्तेदारियों में फोन करके देखा? तो शारदा देवी बताती है कि हमने सभी जगह फोन करके देख लिया है और कहीं से भी उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही है। इस बात को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी उनको दिलासा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज रात उनके घर में खाना नहीं बना था, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कोई भी राशन नहीं था। रात को पूरा परिवार ऐसे ही सो जाता है, लेकिन सुबह जैसे 3 बजते हैं तो 3 बजे बेटी उठती है और उठने के बाद किचन में झांकने लगती है। इधर बड़ा वाला बेटा भी वहां पर आ जाता है और थोड़ी देर में छोटा वाला बेटा भी वहां पर आ जाता है। तीनों बच्चे किचन की दोबारा से तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां पर खाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिसको खाकर वो अपने पेट की भूख मिटा सके। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह पूरा परिवार मायूसी में डूबा हुआ घर के हॉल में बैठा हुआ था। तभी अचानक से गेट पर दस्तक होती है, तो बड़ा भाई जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने पेपर वाला खड़ा हुआ था जिसके पिछले 2 महीने का उधार बाकी था और वह अपने पैसों को मांगने लगता है और पेपर डालकर जाने लगता है। लेकिन तभी शारदा जी वहां पर आती हैं और आने के बाद उसे पेपर डालने से मना कर देती हैं। कहती है कि हमारे परिवार के मुखिया किसी कारण से गायब हो गए हैं और उनको सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल पाई, तो आप हमें 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे और आज से आप बेशक से हमारे यहाँ पर पेपर डालने के लिए मत आया करो। इस बात को सुनकर पेपर वाला थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उनसे कह देता है कि अगर तुम्हारे पति वापस नहीं आए तो क्या तुम मेरा पैसा नहीं दोगे? तुम्हें मेरा पैसा देना होगा, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा बहुत कमीशन कमाता हूं, बाकी पैसे ऊपर चले जाते हैं। ऐसा कहकर वह धमकाते हुए शारदा जी और उनके बेटे को वहां से चला जाता है और इसके बाद दोबारा से वो दरवाजा बंद कर देते हैं। दोबारा से वो मायूसी में बैठ गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर मकान मालकिन आती है और वो किराए के लिए कहने लगती है। वो कहती है कि पिछले महीने भी तुम लोगों ने किराया नहीं दिया था, क्या इस बार भी किराया देने का इरादा नहीं है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द से जल्द इस मकान को खाली कर दो, मैं किसी और किराएदार को दे दूंगी और मेरे पैसे चुका दो। ऐसा कहकर जो मकान मालकिन थी वह भी उन लोगों को धमकाकर वहां से चली गई थी। इधर उनके पिता रात से ही गायब है। अब वह किसी को बताए भी तो क्या बताए, क्योंकि कोई भी इनकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, भूख बहुत जोर से लगी है, तो अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ खाने के लिए मांग लेते हैं और उसके बाद पेट भरकर फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन माँ उनसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि बेटी, आज तक मैंने किसी से भी कोई भी खाने की चीज नहीं मांगी है, भले ही मैं दूसरे को कुछ दे सकती हूँ लेकिन किसी से कुछ मांग नहीं सकती। इस बात को सुनकर बेटी चुपचाप से वहीं पर बैठ जाती है और पूरा परिवार फिर से अपने दिमाग पर जोर गिरकर ये सोचने लगता है कि अब आगे क्या किया जाए। इसके बाद जो बड़ा बेटा होता है वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, इस तरह से तो समय व्यतीत नहीं होगा, अगर पिताजी वापस ही नहीं आए तो हम लोग किस तरह से जीवन को व्यतीत करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरे पास अब भी उस सेठ का नंबर है जिसने मुझे अपनी गाड़ी चलाने के लिए कहा था, तो मैं एक बार उससे पूछकर देखता हूँ क्या वो मुझे दोबारा से नौकरी पर रख लेगा। ऐसा कहकर बेटा अपना फोन निकालता और फोन निकालने के बाद उस सेठ के पास फोन मिला देता है। उससे वो बड़े ही आदर से बात करता और कहता है कि साहब, मुझे वो नौकरी चाहिए जिस नौकरी के लिए आप मुझे बता रहे थे। दरअसल मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप थोड़े पैसों में भी हमें रखोगे
तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेठ उसकी इस बात को सुनता है और उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे फौरन नौकरी ज्वाइन करने के लिए कह देता है और बड़ा बेटा वहां से सीधा नौकरी के लिए चला जाता है। वह अपनी माँ से कहकर गया था कि माँ, सेठ से मैं कहूंगा कि मुझे कुछ एडवांस दे दे, उसके बाद हमारे मकान का किराया चुक जाएगा और कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी हो जाएगा। ऐसा कहकर बड़ा बेटा चला गया था। तभी जो छोटा बेटा होता है वो भी काम करने की ठानता है और वो कहता है कि माँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक शोरूम है और उस शोरूम के बाहर नौकरी का पर्चा लगा हुआ था, तो मैं वहां पर जाता हूँ, शायद मेरे लायक कोई काम हो। अगर मुझे कोई काम मिल जाता है तो उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगा और घर अच्छी तरह से चलने लगेगा। ऐसा कहकर छोटा बेटा भी निकल गया था। अब बची बेटी, तो बेटी भी खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। वहां से वो कुछ पैसे निकाल कर लाई थी, जो पैसे उसने अपनी सैलरी से बचा कर रखे थे। उन पैसों को अपने माँ के हाथ पर रखती है और कहती है कि माँ, ये लो पैसे, इनसे कुछ राशन खरीद लाओ और हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ खाना बना दो। ऐसा कहकर बेटी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होने लगती है और माँ वहां से मार्केट की तरफ चली जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। कुछ राशन का सामान वो ले आती है और लाने के बाद घर में खाना बनाने लगती है। इधर जो बड़ा बेटा नौकरी पर गया था, वहां पर जाकर उसने अपने सेठ से एडवांस की बात कर ली थी और सेठ एडवांस देने के लिए मान भी गया था। उसने कुछ रुपए एडवांस उसे दे दिए थे और उन पैसों को लेकर वह अपने घर की तरफ जाने लगता है। छोटा बेटा जिस शोरूम पर नौकरी ढूंढने के लिए गया था, वहां पर शोरूम के मालिक ने उसे हेल्पर की जॉब दे दी थी और कहा था कि जितनी साड़ियां तुम उस शोरूम से बेचोगे उतनी साड़ियों का कमीशन तुम्हें अलग से मिल जाएगा और अच्छी तरह से काम करना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। छोटे बेटे ने अपने घर का एड्रेस उसे बता दिया था, क्योंकि मालिक जिसको भी अपने यहाँ पर काम पर रखा करता था उसके घर परिवार से मिल लिया करता, ताकि कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। 2-3 दिन बाद वह उससे मिलने के लिए आने वाला था और इसी वजह से जो शोरूम का मालिक होता है वह छोटे बेटे को 100 रुपए दे देता है और कहता है कि ये लो भाई, आज के कुछ पैसे मैंने आपको दे दिए हैं और बाकी पैसे महीने के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका मन करता है कि ये नौकरी आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसे बीच में से छोड़कर जा सकते हो, मेरा टाइम भी खराब नहीं होगा। इसके बाद छोटा बेटा सेठ से कहता है कि नहीं सेठ, मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर छोटा बेटा भी वहां से वापस लौटता है। इधर बहन भी आ गई थी और पूरा परिवार दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। वहां पर आने के बाद आज छोटे बेटे ने अपने वो 100 रुपए निकालकर अपनी माँ के हाथ पर रख दिए थे और बड़ा बेटा जो एडवांस लाया था वो एडवांस उसके हाथ पर रख दिया था। इसके बाद वह अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये लो पैसे और इन पैसों से पेपर वाले का और मकान मालिक का थोड़ा सा किराया दे देना और उनसे कह देना कि अब मेरे बेटे कमाया करते हैं, कुछ दिनों में आपका पूरा हिसाब चुकता करा देंगे। इसके बाद माँ उन पैसों को लेती है और पैसों को अपने माथे से लगाती है और अपने पास रख लेती है। वह कहती है कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम दोनों नौकरी करने लगे हो तो अब इस घर का उद्धार हो जाएगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद माँ उनके लिए अच्छा सा खाना बनाती है और पूरा परिवार पेट भर खाना खाने के बाद सोने के लिए चला जाता है। अब सभी लोग अपना अपना बिस्तर लगा लेते हैं, लेकिन जो छोटा वाला लड़का था वो सबसे लास्ट में रह जाता है। वहां जाने के बाद वह देखता है कि घर के अंदर पहले 5 चादरें थी, लेकिन आजकल उनके घर में 4 ही चादरें हैं। अब इस चादरों को देखकर उसको कुछ शक होता है और वह अपनी माँ से एक चादर के बारे में पूछने लगता है। तो उसकी माँ बात को टालते हुए कहती है कि बेटा यहीं पर होगी, आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ। ऐसा कहकर उसकी माँ ने बात को टाल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने लगते हैं, लेकिन छोटा वाला लड़का पूरे घर में उस चादर को ढूंढ चुका था और वह चादर उसे कहीं भी नहीं मिली थी। उसे थोड़ा सा शक होता अपनी माँ के ऊपर और वह अपनी माँ की निगरानी करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सभी बच्चे सो गए थे तो उसकी माँ घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद अपना फोन मिलाकर किसी से बात करने लगती है। उसके बाद छोटा वाला लड़का जो माँ पर पहले से निगरानी रखे हुए था वह उसके पीछे पीछे जाता और उसकी बातें सुनने लगता है। बातें सुनने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके बाबूजी से बात कर रही है और कह रही है कि सभी बच्चे नौकरी करने लगे हैं और उन्होंने आज तो मुझे पैसे लाकर भी दिए हैं। इसके बाद छोटा वाला लड़का अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि माँ, तुम बाबूजी से बात कर रही थी ना। तो माँ बात को बदलती है और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि इतनी रात में फिर तुम किससे बात कर रही थी। इसके बाद मजबूरन माँ को पूरा राज अपने बेटे के सामने खोलना पड़ता है। माँ बताती है कि बेटा, तुम लोग कमाते नहीं थे और इस बात की टेंशन लेकर तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे, तो इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि 2-2 महीने का सबका बिल रोक देते हैं और उसके बाद जिस दिन मुझे सैलरी मिलने वाली होगी उस दिन मैं घर नहीं आऊँगा और बाहर ही रहकर अपना समय व्यतीत करूँगा। बच्चों को जब पेट में भूख लगेगी तो उसके बाद तो उन्हें कमाना ही पड़ेगा और अगर ये हमारे सामने ही कमाने लगेंगे तो हमें कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे सामने ही हम देख लेंगे कि ये किस तरह से पैसे कमाया करते हैं। इस बात को सुनकर छोटे वाले बेटे को हैरानी होती है,
लेकिन तभी उसकी माँ उस फोन को कान से लगाती है और कहती है कि सुनिए जी, आप यहाँ पर वापस आ जाइए, बच्चों को आपके बारे में पता चल गया है। इसके बाद किशनलाल जी वहां से वापस आ जाते हैं और सभी बच्चों को इस बात के बारे में पता चल गया था कि पिताजी कहाँ गए थे और कहाँ गायब हुए थे। तभी जो बड़ा बेटा होता है वह अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, तुम तो पुलिस स्टेशन गई थी ना? तो वो बताती है कि बेटा, मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, मैं बाहर जाकर एक पार्क में बैठ गई थी और थोड़ी देर बाद वहां से वापस आ गई और तुम लोगों को ये बात बता दी। दरअसल ये पूरी कहानी तुम्हारे पिता की गढ़ी हुई थी, उन्होंने इसलिए किया था ताकि तुम लोग अच्छे से कमाने लगो और अपनी जिम्मेवारियों को समझने लगो। इसके बाद बच्चे भी इस बात को समझते हैं और बच्चे एकदम से अपने पिता के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, आज के बाद हम लोग काम चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे और मेहनत करके पैसा कमाएंगे। माँ उन लोगों को बताती है कि तुम्हारे पिता ने एक जमीन खरीद रखी है जो किस्तों पर ली थी, लेकिन तुम्हारे खर्चों की वजह से हम लोग उस जमीन पर अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, आज के बाद हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद जल्द से जल्द उस जमीन पर अपना घर बना लेंगे। इसके बाद पूरा परिवार पैसे कमाया करता है और पैसे कमाने के बाद सभी पैसों को इकट्ठा करके उन्हें अच्छी तरह से यूज में लिया जाता है। कुछ दिनों बाद किशनलाल जी अपनी बेटी की शादी करा देते हैं और शादी में उसको एक नई स्कूटी निकाल कर दे दी थी। अब उसी से वो अपने मायके और ससुराल जाया आया करती। किशनलाल जी ने अपने दोनों बेटों की शादी करा दी और शादी कराने के बाद वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। उन्होंने उस जमीन पर 3 पोर्शन बनाए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पिताजी रहा करते हैं, उससे ऊपर वाले फ्लोर पर बड़ा भाई रहा करता है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर छोटा भाई रहा करता है। वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक निकम्मी औलाद को रास्ते पर लाने के लिए पिता को 2 दिन के लिए घर से बाहर रहना पड़ा। आप क्या कहना चाहते हो किशनलाल जी के बारे में? क्या कहना चाहते हो उनके बच्चों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।